सारणी को प्रसार किया, सारणी के प्रगुण पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अपन फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर से अपन गलती पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपन जो है सारणी के प्रगुण और सारणी का प्रसार दोनों की सहायता से इस तरह के सवाल को हल करेंगे। अभी तक क्या होता था, सिंपल अगर एक सारणी दिया जाता था हमारे पास, कोई भी सारणी दिया जाता था तो हम इसको हल करके इसका उत्तर निकालते थे। लेकिन अब जब समीकरण आ गया, समीकरण वर्ड आ गया, तो मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों दिया जाता है। समीकरण में मालूम होगा आपको, x + y = 0, 3x + 4y = 0, यही होता ना, या 9 लिखा हो यहाँ, 10 लिखा हो यहाँ पर, तो समीकरण इस तरह का होता है, मतलब इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों होता है, ठीक है, उसको हम समीकरण बोलते हैं। तो अभी तक अपन ने जितने भी सारणी को सॉल्व किया, जितने भी सारणी को हल किया, उसमें राइट हैंड साइड नहीं दिया गया था, अपन को राइट हैंड साइड लेके आना था, ठीक। यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड दिया गया है, समीकरण आया मतलब राइट हैंड साइड दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अभी तक क्या है, कोई भी सवाल आएगा अपन इसको चालू हो जाएंगे हल करना, कभी जीरो नहीं आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक अंतर समझ लीजिए कि जो समीकरण है, सारणी के समीकरण है, वो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिया जाता है, उसको हल करते समय हम दोनों को लेके चलते हैं, ठीक। और जब आपके सारणी के सवाल होते थे तो आप लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं लिखते थे, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक x = 1 निम्नलिखित समीकरण का एक मूल है। आप मूल मतलब रूट पहले भी पढ़े, ठीक है, आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th में तो पढ़ा ही है आपने, 11th में पढ़ा, मूल का मतलब समझते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास एक सवाल है, x² + 5x + 6 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप इसको -b ± b² वर्गमूल b² - 4ac/2a के द्वारा इसको सोल्व करते थे। x के 2 मान आते थे, 2 मान क्यों आते थे? x की अधिकतम घात कितनी है? 2। जहाँ पर x की अधिकतम घात 3 होगी वहाँ पर 3 मान आएंगे, ठीक है। जहाँ पर x की अधिकतम घात 4 होगी वहाँ पर 4 मान आएंगे, और जहाँ पर x की अधिकतम घात 1 होती है वहाँ पर केवल 1 ही मान आता है, ठीक है। तो आपने इसको हल किया, चाहे वो गुणनखंड विधि से हल किया या बिना गुणनखंड विधि से हल किया, तो आपने देखा यहाँ पर 2 मान आए, x = -2 और -3। तो ये क्या कहलाते थे? इसके मूल। तो आप कैसे पता चलेगा? एक सवाल आ गया थोड़ी देर के लिए 10th क्लास में या 9th क्लास में सवाल आ गया कि इस समीकरण के मूल, पहला आंसर लिख दिया कि -2, 3, b = 2 - 3, c = -2 - 3 और d = 9, कोई भी नहीं। तो आप कैसे चेक करते थे? या तो आप सवाल को हल करते थे, उससे आंसर निकालते थे, उसको हल करते थे, या दूसरा आप ये रख के देखते थे इस पे क्या हमको 0 मिल जाएगा। हम पहला वाला ये वाला रख के देखते हैं, पहले -2 रख के देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर + 5 -2 + 6 = 0 मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। तो -2 इसका एक मूल होगा, लेकिन उसके आगे लिखा 3 को भी चेक करेंगे, तो क्या हुआ? 3 का स्क्वायर + 5 3 + 6 = 0, नहीं, ये मूल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि -2 रखा, अब -3 रख के देखते हैं, तो -3 रखेंगे तो कितना होगा? -3 का स्क्वायर + 5 - 3 + 6, फिर कितना हो जाएगा? 9 15 6 0 हो जाएगा। ये इसका मूल है। तो एक मेथड तो हमारे पास ये थी, दूसरी मेथड हमारे पास ये थी, देखना समझना, अपन को सवाल ये करना है, लेकिन मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ आपको, 8 9 10 पढ़ा रहा हूँ 11। पहली मेथड तो ये थी। दूसरी मेथड हमारे पास, दूसरी मेथड देखिए हमारे पास ये थी कि हमारे पास जैसे सवाल दिया गया था 5x + 6 = 0, तो हम क्या करते थे? इसके गुणनखंड निकालते थे। 2x 3x + 6 = 0, x को कॉमन निकाला, x + 2 3, x + 2 = 0, x + 2 और x + 3 = 0,
x बराबर -2 और -3। ठीक, तो दो मेथड थी इसकी मूल ज्ञात करने की, एक तो ये थी और दूसरा ये थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये तो आपको नहीं बताना चाहिए था लेकिन हमने आपको बताया यहाँ पर कि इस तरह से दो मेथड हमारे पास किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करने की, कि अगर उसके आंसर दिए हैं तो उसको हम समीकरण में हल करके रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक मूल दिया गया x बराबर 1। तो पहली मेथड देखिए हम हल कर रहे हैं, दिया गया सारणिक क्या है, x + 1 3 5 2 x + 2 5 2 3 x + 4 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का मूल क्या है, x बराबर 1 दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का मूल x बराबर 1 दिया गया है। सिद्ध करना सिद्ध करना ना, हम मान लेते दिया गया। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया दिया गया है, तो हम यहाँ पर x बराबर 1 रख रहे हैं, तो ये 2 3 5 2 3 5 2 3 5। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये जो है बराबर 0 लिखा है, ये बराबर 0 0 बराबर 0 सिद्ध हो गया। ठीक है, पहली मेथड तो ये थी। अब आपने बोले सर ये तो सिद्ध करना है हमको, हमने सिद्ध कर दिया। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अब क्यों आया आपको शायद मालूम होगा, इन लोगों को तो मालूम है। यहाँ पर क्या हुआ, 2 3 5 2 3 5 I1 और R2 इज इक्वल टू सर्वसम। सर्वसम। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं R1 सर्वसम होगा R2 के। ठीक, क्लियर। तो ये पहली मेथड है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा कि पहला इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक, कि वो मान उठाकर हम सीधा सीधा जो सारणिक में है वो रख दें। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम बोलते हैं दिए गए जो मूल है उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब वो दिए गए समीकरण का मूल है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, अच्छा x बराबर 1 इस सारणिक का मूल है, ये लिखेंगे। अतः x बराबर 1 सारणिक का मूल है। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब देखिए ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उन्हीं को नहीं होती जो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहली मेथड हमारे पास ये। सेकंड मेथड देखिए, इसी को आपको इन्होंने बोल दिया सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको उतारने की जरूरत तो है नहीं, है नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए दूसरी मेथड हम आपको इसी में बताते हैं। देखिए दूसरी मेथड देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास सारणिक दिया गया। अब हम क्या करेंगे, सारणिक को हमको मालूम है x बराबर 1 इसका मूल है, तो हम चाहेंगे सारणिक इस फॉर्म में आ जाए, x + 1 आ जाए इजीली, कुछ जोड़ के कुछ घटा के, पंक्ति में पंक्ति जोड़ के, या स्तंभ में स्तंभ जोड़ के, या स्तंभ में स्तंभ घटा के। और अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं x+1 आ सकता है कैसा देगा। 5 3 8 और एक 9, 5 2 7 2 9, 4 3 7 2 9। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर C1 में चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 C3। ठीक, क्या हो गया इससे, x+9 x+9 x+9, यहाँ क्या है 2 x+2 3 5 5 x+4 इक्वल्स टू 0। अब इन सब में से x+9 को बाहर निकालना है। ठीक है, x+9 को बाहर निकाल लिया, क्या बच गया 1 1 1 3 x+2 x+3 5 अकेला 3 आएगा, अकेला 3 लिखा तो है, देखने में गलती होगी लोगों की। ठीक है, 5 5 x+4। ठीक है, अब देखिए ये 1 1 1 अगर आ रहा है किसी सारणिक में तो सबसे अच्छी स्थिति है। अब क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम, अगर स्तंभ में 1 1 1 आए कहीं पर तो आप पंक्ति संक्रिया लगा दीजिए, R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3। ठीक, या R2 में चेंज कर लीजिए, R3 में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। ये सबसे आसान तरीका, क्योंकि हमको दो लगातार जीरो अगर किसी सारणिक में मिल गए, दो लगातार जीरो किसी सारणिक में मिल गए तो उस सारणिक को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है कि 1 1 1 आ जाए। ठीक है, 1 1 1 ना आ जाए कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं दो लगातार जीरो को प्राप्त करते हैं कहीं पे भी, चाहे पहली पंक्ति में हो, पहले स्तंभ में हो, दूसरे स्तंभ में हो, तीसरे स्तंभ में हो, या यहाँ पे जीरो हो, यहाँ पे जीरो हो। ठीक है, दो जीरो हमको सारणिक में प्राप्त करना है, पहली प्राथमिकता है, और उसमें भी अगर दो लगातार जीरो मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम क्या होगा यहाँ पर x+9 ये जीरो हो जाएगा। ठीक, ये कितना होगा x minus 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। हाँ 1 minus ठीक है, 1 माइनस एक्स। ठीक, ये क्या होगा जीरो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या होगा जीरो, ये क्या होगा x माइनस 1। ठीक, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स। ठीक, ये क्या होगा 1 3 x+4 और इक्वल टू 0। ठीक, इस पूरी लाइन से 1 माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा, इस पूरी लाइन से x माइनस 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए x+1 यहाँ से 1 माइनस एक्स बाहर निकालें, 1 माइनस एक्स बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी 1 माइनस एक्स बाहर निकाल लें। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास 0 1 0 0 -1। ठीक, फिर 1 1 3 x+4 इक्वल टू 0। अब इसको विस्तार कर लीजिए, दो लगातार जीरो मिल गए अपन को, दो देखिए लगातार जीरो मिल गए, तो आप पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए या स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए। ठीक है, क्या हुआ x+9 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार कर रहे हैं तो देखो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, इनको छोड़ दिया 1, इसका गुणा इसमें होगा ना, नहीं क्यों जी, वो उसके रो में आ रहा ना, 1 की रो में, 1 की रो में। वेरी गुड वेरी गुड, कितने आएगा। ठीक, इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुल मिला के क्या हो गया x+9 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x बराबर कितना हुआ -9 1 1। ठीक, आपको यही सिद्ध करना था ना, अतः x बराबर 1 दिए गए
सारणिक का एक मूल है। दिए गए सारणी में कितने मूल थे? 3 मूल। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, चमक रहा बोर्ड क्या? नहीं सही है। नहीं चमक रहा तो उसको बंद कर देते हैं, बंद कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक है, अगर अपने पास ठीक है, अब देखिए अगर अपने पास इस समीकरण में जो सारणी का समीकरण दिया था उसमें इस समीकरण के कितने मूल निकले? इस सारणी के कितने मूल निकले? 3। लेकिन आपको बताना था कि x बराबर 1 इस सारणी का एक मूल है, तो हमने बता दिया x बराबर 1 इस सारणी का एक मूल है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत लंबी विधि बता दी आपने, वो वाली विधि क्यों नहीं बताई जो पहले वाली थी? क्या अंतर है उस विधि इस विधि में, क्या अंतर है? अगर हाँ बोलो बोलो बोलो। इसे प्रूव करना था। प्रूव करना था, ठीक है। अब हम बोल देते हैं इस समीकरण के इस सारणी के मूल ज्ञात कीजिए। हम सवाल बदल देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं सारणी का मूल ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे आप? यही करना पड़ेगा ना, हाँ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके पास बेसिक सारणिक बनता है, थोड़ा भी सारणिक बनता है, जैसे उन्होंने बोला कितने डी बनते हैं, कितने सी बनते हैं, कितने बी बनते हैं, ठीक है, तो थोड़ा भी सारणिक बनता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो आपका मेन सारणिक वो खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाल दूंगा, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब आपके ऊपर है खत्म करना है, इस महीने खत्म करो, अगले महीने खत्म करो, इस साल खत्म करो, अगले साल खत्म करो, ये आपके ऊपर। आपको डिफिकल्टी पूछना है। अभी 4-5 दिन हो गए चैप्टर स्टार्ट किए हुए, आपने डिफिकल्टी नहीं, ज़्यादा दिन हो गए। नहीं 5 दिन तो आप थे। 4 दिन 5 दिन नहीं थे, ठीक है, ज़्यादा दिन हो गए। तो ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने संक्रिया पढ़ी है, 6-7 नियम पढ़े हैं और उसका विस्तार आपको मालूम, सारस के नियम से कर सकते हो, बिना सारस के नियम से कर सकते हो, मैंने आपको विस्तार के तरीके बताए वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको हल करना चाहेंगे, ठीक है। एक सवाल और बताऊं इसका, ठीक, चलिए। ये समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व करना। अब तो हमारे पास वो नहीं है, मूल नहीं मालूम हमको। पिछले सवाल में तो मूल मालूम था हमको कि x बराबर 1 इसका मूल है, तो हमने उठाकर उसको रख दिया था पहली विधि में। अब हमको निकालना है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसको हम कैसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जोड़ लीजिए, चलिए उनकी बात मान लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। 3 और 3 6 सब में जोड़ देंगे, ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए हल दिया गया सारणिक, ठीक है, दिया गया सारणिक हमारे पास क्या है, 3x - 8 3 3 3 3x - 8 3 3 3 3x - 8 = 0। अब देखिए इनको क्या करना है, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। C1 में जोड़ दिया, C1 में जोड़ दीजिए, R1 में जोड़ दीजिए, लेकिन इसका विस्तार नहीं करना। ऐसा नहीं कि विस्तार करने से इसका आंसर नहीं आए, विस्तार करने से इसकी घातें 3 हो जाएंगी, जिसके गुणनखंड निकालने में आपको कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसका विस्तार नहीं करना, थोड़ा छोटा कर देना, एक आध 0 आ जाए, 2 0 आ जाए, उसके बाद विस्तार कर दीजिएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आप विस्तार करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए C1 में जोड़ देंगे, C1 + C2 + C3, संक्रिया लिखते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 3x + 2 सॉरी माइनस, ठीक है, 3x - 2 3x - 2 3x - 2, यहाँ क्या होगा 3x - 8 3 3 3 3x - 8 = 0। अब ये वाली जो चीज़ है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, देखिए 3x - 2 को बाहर निकाला, 1 1 1, उसके बाद बोलिए 3
थ्री एक्स माइनस एट थ्री 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 एक्स माइनस एट बराबर 0। अब हमको किसी से नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना हमको, ठीक है। क्यों नहीं पूछना है? क्योंकि हमको मालूम है, हमको ये मालूम है हमारे पास यहाँ पर 1 1 1 आ गया। जैसे 1 1 1 आता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, हमको किसी से नहीं पूछना है। अब हमारे पास कहाँ पर 1 1 1 आया है? स्तंभ में, ठीक है। तो हम पंक्ति वाली संक्रिया को लगा देंगे। पंक्ति वाली संक्रिया क्या है हमारे पास, बताइए, ठीक है। R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3, ठीक। कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो R2 में चेंज कर लीजिए, R3 में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3x माइनस 2, पहला कितना हो जाएगा 0। आप बताइए 3x 5 माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5, जी, ठीक, ये 0, ठीक है। नेक्स्ट बताइए ये 0, फिर 3x माइनस 5, ठीक। नेक्स्ट टाइम देखिए, बोलिए सर माइनस 11 होगा ना, कौन सा, दूसरा ये वाला हाँ माइनस 11। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें से इसको कम करेंगे, माइनस 3x, फिर प्लस 5, ठीक, 1 3 3x माइनस 8 बराबर 0। अब एक ही पंक्ति में 2 0 आ गए, या एक ही स्तंभ में 2 0 आ गए, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया इसको हल करना, ठीक है। तो हम इसके सापेक्ष विस्तार कर दें या इसके सापेक्ष विस्तार कर दें, ठीक। तो देखिए 3x माइनस 2 अब विस्तार करना है, क्या हुआ, ये 1 के सापेक्ष कर देता हूँ, 1 के सापेक्ष किया, इसका गुणा इससे हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, माइनस 3x प्लस 5 और माइनस 3x प्लस 5, ठीक। बाकी ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 और ये बराबर 0, ठीक है। क्या हुआ, 3x माइनस 2 फिर माइनस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x बराबर 2/3 और x बराबर 5/3, 5/3, ये इसके आंसर होगा, ठीक है। तो आप चेक करिए आंसर कितना दिया है। 2/3 देखिए एक करेक्शन था यहाँ पर, ये 11 होना चाहिए था, ठीक है, ये 11 होना चाहिए था, तो यहाँ 11 कर दिया, ये आ गया माइनस 3x प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो x बराबर 2/3, 11/3 और 11/3 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये एक खत्म, आपके पास एक सही खत्म, ठीक है। तो अब इसको सारणी के रूप में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हम उसको लैम्डा मान लें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने डेल्टा मान लिया, ठीक। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 x2 x3, ये पहली पंक्ति बना दी, फिर y1 y2 y3 और 1 1 1, या इसको हमने इस तरह लिख दिया, क्योंकि आपको मालूम है किसी सारणी की पंक्तियों को और पंक्तियों को सारणी में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अब एक नोट लिखेंगे आप यहाँ पर, नोट लिखिए, यदि यदि 3 बिंदु, यदि 3 बिंदु, ये ले लिया अपन A x1 y1 B x2 y2 व C x3 y3 है, तब त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x2 1 y1 y2 1 1 1 बराबर 0 होता है, बराबर 0 होता है। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, अगर त्रिभुज का तीनों बिंदु समरेख होगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। और इसका उल्टा नोट लिखो, सेकंड नंबर, नोट नंबर सेकंड। ये पहला नोट था, अब सेकंड नोट लिखो। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो दिए गए बिंदु समरेख होंगे। ठीक है, दिए गए बिंदु समरेख होंगे। ठीक, क्लियर है? यहां क्या लिखा है, 3 बिंदु समरेख हैं तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। वहां क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिया गया है तो उसके बिंदु समरेख होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर सारणी के रूप में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 होता है ना, आप लिखते लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारणी के रूप में लिखा गया है, इसीलिए आपने x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये जाके पूरा 0 हो जाएगा। तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज और ये जो अभी सेकंड लिखा है, ये दोनों चीजें आपकी एक ही हैं। एक में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिया है तो बिंदु समरेख है, और दूसरे में बिंदु समरेख दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। ठीक है, k के किस मान के लिए बिंदु 1 4 k -2 -3 और 16 समरेख हैं। ठीक है, तो इसका हल आपको मालूम है कैसा होगा कि अगर आपको बिंदु समरेख दिए गए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। दिए गए बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं, 1 4 k -2 व -3 16 समरेख हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या, 1 k -3 4 -2 16 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ जोड़ने घटाने में कुछ फायदा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको यह है कि इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कोई बड़ा सवाल है नहीं। ठीक है, तो आप सीधा इसका विस्तार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या हुआ, 1 -2 -16 -4, ये लाएंगे क्या आएगा, k + 3। ठीक, ये आएगा ना। उसके बाद बताइए 1 क्या आएगा, 16k प्लस -5 = 0, ये आएगा ना। 2 3 6 होगा, हाँ 6 होगा, 2 3 5 होता, मैं 6 लिखा। ठीक है, अब देखिए ये लाइन गई। सबसे पहले आपका देखिए कितना है, -2 और -16, फिर -4 लिखा, कितना आया, k + 3, फिर देखिए 1 में कितना आया, 16k और -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -18, फिर -4k -12, ठीक है, प्लस 16k -6 = 0,
तो के की वैल्यू कितनी हो गई 12K, मतलब यहाँ के आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया 30, 30 हुआ 6 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, के की वैल्यू आ गई 6। कितना आंसर है? ठीक है, ये सवाल आपको बहुत पूछा जाता है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये छोटा सवाल है, इसकी थ्योरी ये है। अब यहाँ पर अगर समरेख नहीं होता, समरेख नहीं होता और के का मान भूल गया था निकालने की, तो कैसे निकालते? कि वो क्षेत्रफल का मान गिवन होता था। क्षेत्रफल का मान गिवन, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, 24 दिया गया है, तो के का मान क्या है? ठीक है, कर लोगे पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? नहीं। पक्का? हाँ। एक ही जगह नाश्ता कर क्या है, दिक्कत जाएगी? नहीं नहीं। नहीं जाएगी। दिक्कत किसको नहीं होती? पढ़ता है। अरे यार दूर से जाके पूछो दिक्कत है क्या, घर समझ में आ रहा है क्या, सारणी समझ में आ रही? तो ये आपका एक पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है।